उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हमें मार कर लिया गया है, दीवारों से लग जाओ, हो सकता है कि फायर खोला जाए, सदीकी ने कहा। और वो सब तेज़ी से दीवारों की तरफ बढ़े और फिर वो दीवार से पुष्ट लगाकर चिमट से गए और एक लम्हे छत में तकरीबन उठ के करीब खाने खुले और दूसरे लम्हे खानों में से फायरिंग होने की बजाय सुर्ख रंग की गैस मरगूले से निकलने लगी। सांस रोक लो और नीचे गिरकर इस तरफ हाथ ज़ाहिर करो जैसे हम गैस से बेहोश हो गए हैं, सदीकी ने तेज़ी से कहा। उसके साथ ही उसने सांस रोका और फिर टेढ़े मेढ़े अंदाज में फर्श पर गिर गया। उसके साथियों ने भी उसकी पैरवी की। सांस रोके पड़ा हुआ था, लेकिन छत से निकलने वाली गैस मुसलसल निकले चले जा रही थी और फिर चंद ही लम्हों में गैलरी का हिस्सा जिसमें वो सब फर्श पर पड़े हुए थे सुर्ख रंग की गैस से भर गया। मुसलसल सांस रोकने की वजह से सदीकी का सीना फंसने के करीब हो गया और आखिरकार उसने मजबूर होकर आहिस्ता से सांस लिया और उसके साथ उसके सहन पर जैसे अंधेरे ने शबे खून मार दिया हो और उसके हवास उसका साथ छोड़ गए। उसका सहन मुकम्मल तौर पर तारीक में डूब गया। फिर जिस तरह खूब अंधेरे में जुगनू चमकता है, उसके सहन में भी रोशनी के नुक्ते से पैदा होने लग गए और आहिस्ता आहिस्ता ये नुक्ते फैलते चले गए और सदीकी की आंखें खुल गई। चंद लम्हों तक तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका सहन माऊफ हो रहा है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके हवास जाग गए और उसके सहन की मंजिल फिल्म की तरह चलने लगी। जब वो गैलरी में मुड़कर आगे बढ़े थे, सरर की आवाज़ों के साथ ही उनके आगे पीछे दीवारें आ गई। फिर छत से सुर्ख रंग की गैस के मरगूले से निकलने लगे और उन्होंने सांस रोक रखा था, लेकिन फिर आहिस्ता से सांस लेते ही इस तारीकी में डूब गया था और उसके साथ ही उसका शऊर पूरी तरह जाग उठा। उसने बेख्तियार अपने जिस्म को समेटना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे यह महसूस करके चौंक पड़ा कि एक वो चौड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके जिस्म को रॉड्स ने जकड़ रखा था। उसके दोनों बाजू कुर्सी से लोहे की कड़ियों के साथ जकड़े हुए थे। उसने सर घुमाकर इधर उधर देखा तो बेइख्तियार एक तवील सांस उसके मुंह से निकल गया। एक खासे बड़े कमरे में लोहे की बनी हुई कुर्सी पर रॉड्स में मौजूद था। उसके साथ ही उसके साथी भी इसी हालत में थे। सबसे आखिर में नुमानी था, जिसकी नाक से एक नौजवान ने एक बड़ी सी बोतल लगाई हुई थी। इस नौजवान के जिस्म पर फौजी कमांडो जैसा यूनिफॉर्म था और उसके बगल में एक मशीन गन लटक रही थी। सदीकी के साथ बैठे हुए चौहान और खावर दोनों होश में आने की कैफियत से गुजर रहे थे। इसी लम्हे कमांडो ने बोतल नुमानी की नाक से हटाई और उससे बंद किया और वापस मुड़ा तो इसकी नजरें सदीकी पर पड़ गईं। तुम पूरी तरह होश में आ गए हो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, इसलिए जो दुआ चाहो मांग लो। इस नौजवान ने सामने मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए सदीकी से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारा ताल्लुक़ कौन सी फ़ौज से है? सदीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा तो नौजवान बेइख्तियार हंस पड़ा। हाँ, मैं काफरिस्तानी फ़ौज में कमांडो हूँ। इस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये तो स्मगलरों का अड्डा है, यहाँ फ़ौज का क्या काम? क्या यहाँ फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया है? सदीकी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा तो वो नौजवान मुड़कर सदीकी की तरफ बढ़ाया। तुम स्मगलर हो? नौजवान ने कहा। जाहिर है स्मगलर ही यहाँ आ सकते हैं, और किससे ज़रूरत है जजीरों में भटकने की? सदीकी ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? नौजवान ने कहा। स्मगलरों के लिए हर जगह पहुँचने के लिए बेशुमार रास्ते होते हैं। इस बात को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा यानी फ़ौज का यहाँ क्या काम है? सदीकी ने कहा। अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। तुम अभी तक जिंदा ही इसलिए हो कि तुम इंतहाई पुरइसरार अंदाज में यहाँ पहुँच गए हो, नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा और उसके साथ ही वो मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। ये तो फ़ौजी कमांडो लग रहा था। इसकी यूनिफॉर्म भी वही है, इसका अंदाज भी फ़ौजी कमांडो जैसा ही है। इसी लम्हे सदीकी के साथ होश में आते हुए चौहान ने कहा, हाँ, मैं खुद ये देखकर हैरान रह गया हूँ कि यहाँ तो फ़ौजी कमांडोज हैं, जबकि यहाँ तो मुजरिमों का अड्डा होना चाहिए। सदीकी ने कहा, हमें पहले तो इन कुर्सियों से रिहाई के बारे में सोचना चाहिए। खावर ने कहा,
हाँ, कोशिश करो, हो सकता है किसी की टांग उकबी पाए में मौजूद किसी सिरे तक पहुंच जाए। सदीकी ने कहा और उसके साथ ही उन्होंने भी कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसकी टांग पूरी तरह मुड़कर पीछे जा रही थी कि अचानक चौहान की आवाज़ सुनाई दी। मेरा पैर पहुंच गया है, लेकिन यहाँ कोई बटन नहीं है। चौहान ने कहा, लाजमी होगा, कोशिश करो, सदीकी ने कहा और फिर उसने उसको दोबारा ढूंढना शुरू कर दिया। उसका फिक्रा पूरा होते ही अचानक दरवाज़ा एक धमाके से खुला और फौजी कमांडो अंदर दाखिल हुआ। उसके कंधे पर कैप्टन के स्टार मौजूद थे। उसके पीछे 2 सिपाही कमांडो थे। इन दोनों के कांधों पर मशीन गनें लटक रही थी। उनमें से एक तो वही नौजवान था जो अभी कमरे से बाहर किया था और जिसने सदीकी के साथ बातें की थी। कौन हो तुम और यहाँ अंदर किस तरह पहुँच गए हो? कैप्टन इंतहाई सख्त लहजे में कहा। पहले तुम अपना तारुफ कराओ कैप्टन, ताकि हमें सही तौर पर अंदाज़ा हो कि हम किस से बात कर रहे हैं, सदीकी ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। मेरा नाम कैप्टन शेर सिंह है और मैं कांजीपोरम जजीरे का असिस्टेंट कमांडर हूँ, कैप्टन शेर सिंह ने तेज़ और सख्त लहजे में कहा। कमांडर कौन है? सदीकी ने कहा। कमांडर कर्नल प्रदीप हैं, कैप्टन शेर सिंह ने जवाब दिया। तुम्हारा ताल्लुक वाकई ही फ़ौज से है या तुमने सिर्फ कमांडोज यूनिफॉर्म्स पहन रखी हैं? सदीकी ने कहा। हमारा ताल्लुक काफरिस्तान आर्मी से है, कैप्टन शेर सिंह ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन हमें तो यही मालूम था कि इस जजीरे पर काफरिस्तान के एक ग्रुप ने लड़कियों को अगवा करके रखा हुआ है, तो इन लड़कियों को ले जाने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ फ़ौज को देखकर तो मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ कोई फ़ौजी कार्रवाई हो रही है, जबकि हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है, सदीकी ने कहा। तुम्हारा ताल्लुक किस ग्रुप से है? कैप्टन शेर सिंह ने जवाब दिया। हम भी इस तरह के मुजरिम हैं जिस तरह का मुजरिम शयाम सिंह है, उससे कारोबारी मुखालिफत है और हम भी लड़कियां अगवा करके फ़रोख्त करते हैं। हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुखालिफाना बाजियां करते रहते हैं। हमें मालूम हुआ है कि इस बार शयाम सिंह ने अच्छा माल भर लिया है, लेकिन आप लोगों को यहाँ देखकर तो मुझे हैरत हो रही है और लग रहा है कि ये सब बातें गलत हैं। ये जजीरा तो फ़ौज के कब्ज़े में है और फ़ौज से हमारा क्या झगड़ा हो सकता है? हम वापस जाने के लिए आए हैं, हमें माफ़ी दिलवा दो, सदीकी ने कहा। पहले तुम ये बताओगे कि तुम इस कदर ज़बरदस्त इंतज़ामात के बावजूद यहाँ कैसे पहुँचे? कैप्टन शेर सिंह ने कहा। अगर तुम हमें वापस भिजवाने का वादा कर लो तो हम ये राज भी बताने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम फ़ौज से कुछ नहीं छुपाना चाहते, सदीकी ने कहा। चलो ठीक है, तुम्हें वापस भिजवा दिया जाएगा, तफसील बताओ, कैप्टन शेर सिंह ने कहा। कर्नल प्रदीप वादा करे तब मैं ज़ुबान खोलूँगा, सदीक ने कहा। कर्नल प्रदीप इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, इस वक्त मैं कमांडर हूँ और ये भी सुन लो कि मैं चाहूँ तो तुम्हें एक लम्हे में हलाक कर सकता हूँ, इसलिए अपनी जानें बचा लो, कैप्टन शेर सिंह ने इस बार गुस्सेले लहजे में कहा। हम लोग मरने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कैप्टन शेर सिंह। ये भी बता दूं कि हम यहाँ से ज़िंदा वापस चले गए तो फिर इधर का रुख कोई मुजरिम नहीं करेगा, क्योंकि सबको बता दिया जाएगा कि इस पूरे जजीरे पर शयाम सिंह का नहीं बल्कि फ़ौज का कब्ज़ा है। लेकिन अगर वापस ना गए तो फिर यही समझा जाएगा कि शयाम सिंह ने हमें हलाक कर दिया है और फिर इसके बाद हमारा पूरा ग्रुप हमारा इंतकाम लेने के लिए आएगा और इस जजीरे पर चढ़ दौड़ेगा। और तुम जानते हो कि इस तरह नुकसान फ़ौज को भी हो सकता है, सदीकी ने जवाब देते हुए कहा। हम दुश्मन फ़ौजों से नहीं डरते तो मुजरिमों से क्या डरेंगे? बोलो, बताते हो या नहीं? कैप्टन शेर सिंह ने करख्त लहजे में कहा। तुम हमें गोली मार दो, मामला ख़त्म। अगर तुम में हम मुजरिमों को आज़ाद करने की हिम्मत नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ, सदीकी ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम कर्नल प्रदीप के सामने क्यों ये सब बताना चाहते हो? कैप्टन शेर सिंह ने सदीकी का जवाब सुनकर कदरे नरम पड़ते हुए कहा। क्योंकि हमें मालूम है कि कमांडर सब कुछ कर सकता है। हम तुम्हें कुछ बता दें और तुम वादा भी कर लो, लेकिन बाद में तुम्हारा कमांडर ना माने, अभी उसके सामने मजबूर हो जाओगे। जबकि कमांडर वादा पूरा करेगा तो उससे खुद ही पूरा कर सकता है, सदीकी ने जवाब दिया। मुझे तुम अपनी बातों से मुजरिम नहीं लगते, बड़ी गहरी बातें करते हो, कैप्टन शेर सिंह ने कहा तो सदीकी बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारे जहनों में अभी तक ये नज़रिया मौजूद है कि मुजरिम अनपढ़ और जाहिल होता है, हालांकि ये नज़रिया मौजूदा दौर में ख़त्म हो चुका है।
जराइम भी सनद का दर्जा हासिल कर चुके हैं। ये भी बाकायदा बिजनेस बन चुका है। अगर तुम यकीन करो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने क्रिमिनोलॉजी में मास्टर डिग्री की हुई है। सदीकी ने कहा तो कैप्टन सिंह बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्रिमिनोलॉजी में मास्टर डिग्री और फिर मुजरिम भी हो, तुम्हें तो पुलिस होना चाहिए था। कैप्टन शेर सिंह ने कहा तो सदीकी हंस पड़ा। अगर हुकूमतें नौजवान की बाइज्जत रोज़गार पर तवज्जो दें तो नौजवान जराइम की दुनिया में दाखिल नहीं होंगे। ये सब कुछ मजबूरन होता है, और जब एक बार कोई नौजवान जराइम की दुनिया में दाखिल हो जाता है तो फिर उससे मर कर ही बाहर जा सकता है। ये दलदल है, दलदल, सदीकी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, फिर तुम्हें चंद घंटे इस तरह गुजारने पड़ेंगे। कर्नल प्रदीप चंद घंटों बाद ही आएंगे, फिर तुमसे बात होगी, कैप्टन शेर सिंह ने कहा और तेज़ी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो अपने साथियों के साथ ही कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद हो गया। कोशिश दोबारा करो चौहान, अब हमें कुछ वक्त मिल गया है, सदीकी ने कहा। कर रहा हूँ, चौहान ने कहा। सदीकी, ये सब चक्कर क्या है? फौजी कमांडोज की यहाँ मौजूदगी वाकई ही हैरत अंगेज़ है, नुमानी ने कहा। जिस किस्म के यहाँ इंतज़ामात थे उनसे मुझे पहले ही शक हो रहा था, लेकिन अब इन कमांडोज को देखकर ये शक यकीन में बदल गया है। यहाँ लड़कियों के धंधे के अलावा काफरिस्तान की कोई ख़ास फ़ौजी लेबॉर्ट्री या असले का स्टोर वगैरह है। मेरा ख्याल है कि श्याम सिंह और कर्नल प्रदीप से बाला ही बाला कट जोड़ कर रखा है और यहाँ लड़कियाँ इकट्ठी करके नीलाम करती जाती होंगी। इसका हिस्सा कर्नल प्रदीप को भी जाता होगा और फ़ौजी यूनिट की वजह से ये जगह इंतहाई महफूज भी समझी जाती होगी, सदीकी ने कहा। कुर्सी के उकबे दोनों पायों में किसी किस्म का कोई बटन नहीं है, मैंने पूरी तसल्ली कर ली है, चौहान ने कहा तो सदीकी के सर पर उलझन के तासुरात उभर आए। यहाँ कोई ऐसा स्विच पैनल भी तो नज़र नहीं आ रहा जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि रॉड्स का ताल्लुक इससे होगा, सदीक ने होंठ भींचते हुए कहा। और फिर वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि दरवाज़ा ज़ोर से खुला और दो नौजवान अंदर दाखिल हुआ जिसने उन्हें होश में लाने की कोशिश की थी। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और फिर सीधा सदीकी की तरफ बढ़ता चले आया। क्या तुम वाकई ही मुजरिम हो? उसने सरगोशी के अंदाज में सदीकी को तलब करते हुए कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि तुम मुजरिम नहीं हो बल्कि तुम्हारा ताल्लुक सीक्रेट एजेंसी से है, इस नौजवान ने कहा। इस ख्याल की वजह, सदीकी ने कहा, मैंने कुछ अरसा मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया है, उसके बाद मैं रोनाल्ड कमांडो फोर्स में भेज दिया गया, इसलिए मुझे मालूम है कि सीक्रेट सर्विस और मुजरिमों के दरमियान क्या फ़र्क होता है, इस नौजवान ने बताते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? सदीकी ने पूछा। मेरा नाम काशिल है, नौजवान ने जवाब दिया। अगर हम ये कहें कि तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है तो फिर तुम क्या करोगे? सदीकी ने कहा। पहले तुम कसम खा कर बताओ, फिर मैं तुम्हें अपनी बात बताऊंगा और हो सकता है इसमें तुम्हारा फ़ायदा हो जाए, काशिल ने कहा। पहले तुम कसम खाओ कि तुम हमारी हकीकत किसी और को नहीं बताओगे, सदीकी ने कहा तो काशिल पे इख्तियार चौंक पड़ा। इस आंखों में चमक उभर आई और फिर उसने जल्दी से हाथ उठाकर फौजी अंदाज में कसम खा ली। तो फिर मैं भी कसम खाकर तुम्हें बताता हूँ कि हमारा ताल्लुक इंतहाई सीक्रेट एजेंसी से है। इस एजेंसी का ताल्लुक बराह रास्त सदर मुमलिकत से है, सदीकी ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो वाकई लड़कियाँ नीलाम होती हैं, काशिल ने कहा। यही तो हमने मालूम करके सदर साहब को रिपोर्ट देनी है। सदर साहब को मुसलसल शिकायत मिल रही हैं कि इस जजीरे पे मुजरिमों और फ़ौज का पुरअसरार गठजोड़ हो रहा है। सदर साहब ये चाहते हैं कि मुजरिमों और फ़ौज के दरमियान किसी किस्म का गठजोड़ ना हो, सदीकी ने अपने आरटीए के तहत बात करते हुए कहा। तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हें तफसील बताता हूँ। इस जजीरे पर लड़कियाँ अगवा करके इकट्ठी कर ली गई हैं। पूरा महीना यहाँ काफरिस्तान से दूसरे ममालिक से लड़कियाँ इकट्ठी करके रखी जाती हैं और हर हफ्ते में एक बार यहाँ मंडी लगती है। मंडी की तारीख तय होने में 15 दिन पहले कमांडोज का स्पेशल सेक्शन यहाँ आकर चार्ज संभाल लेता है। हम अपने साथ इंतहाई जदीद तरीन हिफाजती आलात भी ले आते हैं और दूसरा मुजरिम या ग्रुप यहाँ मुदाखलत नहीं कर सकता। जब मंडी का काम ख़त्म हो जाता है और लड़कियाँ फ़रोख्त की कर दी जाती हैं तो फिर हम चले जाते हैं और इस काम में कसीर रकूमात मिल जाती हैं और ये काम इंतहाई खुफिया तरीके से होता है। स्पेशल सेक्शन में सिर्फ वो उन लोगों को शामिल किया जाता है जो बाकायदा राजदारी का हलफ दे और ये सारा काम दरअसल जनरल शर्मा का है।
कमांडो फोर्स के सरबराह जनरल शर्मा। कौशल ने तफसील बताते हुए कहा। जनरल शर्मा खुद यहाँ आता है, सदीकी ने कहा। वो सिर्फ मंडी वाले रोज़ सुबह सवेरे आता है और यहाँ से अपनी पसंद की 2-3 लड़कियाँ छांट कर उन्हें साथ लेकर वापस चला जाता है। वो हद दर्जा अय्याश फितरत आदमी है। इसके जाने के बाद गैर मुल्की व्यापारी आते हैं जो लड़कियाँ पसंद करते हैं। हर लड़की को नंबर अलॉट किए जाते हैं जो उसके बाजू पर गंदा हुआ होता है। फिर हुकूमत में खुफिया तौर पर हर लड़की को बाकायदा बोली होती है। फिर जो इस नंबर की लड़की को ख़रीद लेता है वो लड़की उसके साथ भिजवा दी जाती है। हर माह इस तरह करोड़ों का कारोबार होता रहता है और इसका बाकायदा हिस्सा जनरल शर्मा को भी मिलता है और हमें भी, कौशल ने जवाब दिया। लेकिन फ़ौज को इस कारोबार में शामिल करने की क्या ज़रूरत? वैसे भी तो ये कारोबार हो सकता था। आखिर दूसरे मुजरिम ग्रुप भी तो ये धंधा करते रहते हैं, सदीकी ने कहा। ये धंधा बहुत बड़े पैमाने पर होता है और ख़तरा रहता है कि दूसरे ग्रुप हमला करके मंडी लगने से पहले ही लड़कियां छीन कर चले जाएंगे। इसलिए फ़ौज यहाँ लड़कियों की हिफाजत के लिए तैनात की जाती है। जब लड़कियां फ़रोख्त हो जाती हैं तो फ़ौज का काम भी ख़त्म हो जाता है, कौशल ने जवाब देते हुए कहा। अब जबकि तुम्हें हमने सब कुछ बता दिया है और तुमने तफसील बता दी है तो अब तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो और क्यों चाहते हो, खुलकर बात करो, सदीकी ने कहा। पहली बात तो ये बता दूं कि कर्नल प्रदीप इंतहाई सख्त आदमी है। उसने तुम्हें हर सूरत में गोलियों से उड़ा देना है और तुम्हारी लाशें भी गायब कर देनी है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी या वापसी का मतलब ये है कि इस सारे खेल के ऊपर वालों का इल्म हो जाएगा और सब आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया ख़त्म हो जाएगा। कैप्टन शेर सिंह ने इसलिए तुम्हें ज़िंदा रखा हुआ है कि यहाँ के तमाम हिफाजती आलात का जायज़ा लिया जा सके। वो तुम्हारे यहाँ इस तरह अचानक पहुँच जाने का मतलब है कि इंतज़ामात में खामी है, इसलिए वो इस खामी को जानना चाहता है। इसलिए बाद में वो भी तुम्हें ज़िंदा रखने का कायल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उससे ज़िंदा वापस भिजवा सकता हूँ, इस शर्त पर कि तुम अपने चीफ से मुझे कमांडो सेक्शन से वापस मिलिट्री इंटेलिजेंस में भिजवा दो। मैंने कहा, तुमने इस सेक्शन को क्यों छोड़ना चाहते हो जबकि यहाँ तुम्हें तनख्वाह भी कसीर आमदनी मिल रही है, सदीकी ने कहा। इसलिए कि मेरी एक छोटी बहन है और अब जवान हो चुकी है। मुझे ख़तरा रहता है कि वो किसी मुजरिम के हाथ चढ़कर यहाँ ना पहुँच जाए। वो बेहद खूबसूरत है और इंतहाई भोली भाली है और चंद माह बाद उसकी शादी है। शादी होने के बाद वो अपने खावन के साथ बाहर के मुल्क चली जाएगी, फिर मैं मुतमईन हो जाऊँगा। वैसे मुझे इससे दिली नफ़रत है, लेकिन मजबूर था कि अगर मेरी बहन यहाँ पहुँच जाए तो मैं उससे छुड़वा सकूँ, कौशल ने जवाब दिया। उसने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ जो शरीफ लड़कियाँ आती हैं उनको तो तुम्हारी तरह के उनके भी तो भाई होंगे और वो बेबस होंगे, सदीकी ने कहा। मैं अक्सर सोचता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा सेटअप है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उसने कहा। मुजरिमों का सेटअप चाहे जितना भी बड़ा हो उससे बहरहाल ख़त्म किया जा सकता है, बशर्ती का ऐसे करने वाले ये जज्बा रखते हों। अगर तुम हमारा दिली तौर पर मदद करो तो हम इस पूरे सेटअप को जड़ से उखाड़ सकते हैं और फिर किसी भाई की बहन और किसी बाप की बेटी अगवा होकर फ़रोख्त करने नहीं आएगी, सदीकी ने कहा। क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? लेकिन मुझे तो बहरहाल गोली मार दी जाएगी। मैंने तो फ़ौज में ही रहना है, कौशल ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम्हें शायद काफिरिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मिल जाए और अगर ना भी मिला तो ये बात तय है कि तुम्हें हमारी एजेंसी में बड़ा ओहदा दे दिया जाएगा, सदीकी ने कहा। ठीक है, न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि तुम लोग सच कह रहे हो और जो कह रहे हो वो सच ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हें रिहा कर देता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ, कौशल ने कहा। नहीं, इस तरह तुम फंस जाओगे। हम यहाँ का सारा सेटअप करके जाएंगे, इस तरह नहीं, सदीकी ने कहा। लेकिन किस तरह? यहाँ तो बड़े सख्त तरीन इंतज़ामात हैं और तुम इस कमरे से बाहर निकलोगे, चेकिंग मशीन पर लगा हुआ आला तुम्हें इसी तरह ट्रेस कर लेगा और फिर एक लम्हे में या तो तुम्हें गोलियों से उड़ा दिया जाएगा या बेहोश करके दोबारा पकड़ लिया जाएगा, कौशल ने कहा। अभी तुम खुद कह रहे थे कि हम फरार हो जाएं और अब कह रहे हो कि बाहर निकलते ही हम मार्क हो जाएंगे, सदीकी ने कहा। इसके लिए तो मुझे चेकिंग मशीन को फ्यूज़ उड़ाना पड़ता। जब तक ये ठीक होता तुम यहाँ से निकल जाते और मैं कह देता कि मैं तो यहाँ आया ही नहीं, कौशल ने कहा।
तुम हमें रिहा करो और फ्यूज़ उड़ा दो, उसके बाद हम जाने और हमारा काम। बहरहाल हमारे सामने ना आना। अलबत्ता तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा कि सारी मशीनरी के कंट्रोल तुम रूम तक ले जाना होगा। सदीकी ने कहा, जो तुम सोच रहे हो ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ऊपर 100 कमांडो मौजूद हैं और ये सब इस कदर तरबियत याफ्ता हैं कि तुम्हें लम्हा में हलाक कर दें। कौशल ने कहा, मंडी कब होती है? सदीकी ने कहा, कल सुबह जनरल शर्मा आएगा, फिर दोपहर को एजेंट आएंगे और पिछले पहर यहाँ से लड़कियाँ निकाल दी जाएंगी। रात को ये जजीरा खाली हो जाएगा और हम भी वापस चले जाएंगे और लड़कियाँ भी। कौशल ने जवाब दिया, लड़कियां यहाँ से इकट्ठी ले जाई जाएंगी या अलहदा अलहदा? उसने पूछा। इसका तरीक़ाकार ये है कि तमाम लड़कियों को यहाँ एक बड़े जहाज़ में सवार करके बैनुल-अक़वामी समंदर में ले जाया जाता है। वहाँ उनके ग्राहकों के अपने अपने स्टीम्स और जहाज़ मौजूद होते हैं। फिर उनमें ख़रीदी हुई लड़कियों को इस बड़े जहाज़ से उतार कर उनके साथ इन जहाज़ों या स्टीमरों में पहुँचा दिया जाता है। कौशल ने कहा, ये जहाज़ किस वक्त जाता है और कहाँ जाता है? सदीकी ने पूछा। कल रात को 9 बजे जब अंधेरा गहरा हो जाएगा तब यहाँ जहाज़ भरा जाएगा और 10 बजे रवाना हो जाएगा और फिर शुमाल की तरफ बैनुल-अक़वामी समंदर में जाकर किसी जगह रुकता है। मुझे पूरी तरह मालूमात नहीं, अलबत्ता इस जहाज़ की बाकायदा कमांडो हिफाजत करते हैं और बहरिया अफसर भी साथ होते हैं, इसलिए वो इस सारी कार्रवाई को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कौशल ने कहा, किसी ख़ास जगह का तुम्हें इल्म नहीं है? सदीकी ने कहा, मैं कभी साथ नहीं गया क्योंकि लड़कियां इस वक्त पूरी तरह रो रही होती हैं। मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता। बहरहाल ये सुना है कि बैनुल-अक़वामी समंदर में कोई छोटा सा जजीरा है जिसे अंदरनाद कहा जाता है। ये सारा माल वहाँ ट्रांसफ़र होता है या उसके करीब होता है। उसने कहा, ओके फिर ठीक है, तुम हमें रिहा कर दो और हमारी यहाँ से जाने में मदद करो। बाकी काम हम संभाल लेंगे और हमारा वादा कि तुम्हारा साथ जो किया हुआ वादा है उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। सदीकी ने कहा, ठीक है, मैं बाहर जाकर तुम्हारी कुर्सियों के रॉड्स ऑफ करता हूँ और उनका सिस्टम दरवाजे से बाहर लगा हुआ है और फिर जाकर फ्यूज़ उड़ा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आऊँगा और तुम्हें साथ ले जाकर राहदारी में ले जाऊँगा और उसी राहदारी में जहाँ से तुम्हें पकड़ा किया है उसके बाद तुम चले जाना। मैं वापस अपनी जगह पर चला जाऊँगा। कौशल ने कहा तो सदीकी ने असबात में सर हिला दिया। कौशल तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। दूसरे खटाक की आवाज़ों के साथ ही उनके जिस्म के गिर्द मौजूद रॉड्स जो नस्ब हुए थे सब के सब एक झटके से खुल गए और सब खड़े हो गए। क्या तुम वाकई यहाँ से वापस चले जाओगे? चौहान ने कहा, हाँ, हमारा मकसद लड़कियों को छुड़वाना है और यहाँ की बजाय ये काम वो आसानी से इस अंदरनाद जजीरे के करीब हम कर सकते हैं। यहाँ कार्रवाई से ये लड़कियाँ यकीनन मौत के घाट उतर जाएंगी। सदीकी ने कहा तो बाकी साथियों ने असबात में सर हिला दिए। स्याह रंग की कार जिसके सामने सीक्रेट सर्विस का मखसूस झंडा लहरा रहा था तेज़ी से सड़क पर दौड़ती हुई इस कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जिसमें कमांडो फोर्स के जनरल शर्मा की रिहाइशगाह थी। ड्राइविंग सीट पर टाइगर था जबकि साइड सीट पर इमरान शौगल के मेकअप में अकड़ा बैठा था। उकबी सीट खाली थी। कॉलोनी के आगाज़ से पहले एक फौजी चेक पोस्ट थी। टाइगर ने कार चेक पोस्ट के करीब जाकर रोकी और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और तेज़ तेज़ कदम उठाता इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां चेक पोस्ट का इंचार्ज कैप्टन मौजूद था। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस तशरीफ़ लाए हैं। वो जनरल शर्मा से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। टाइगर ने अंदर दाखिल होते ही सर्द भरे लहजे में कहा, यस सर, उनका खसूसी कार तैयार है सर, हमें ऊपर से अहकामात मिल चुके हैं। कैप्टन ने इंतहाई मौतबाना लहजे में जवाब दिया और दराज खोलकर सुर्ख रंग का कार्ड निकालकर उसने टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। जनरल साहब को इतला तो नहीं दी गई? टाइगर ने पूछा। नो सर, जैसे हुक्म दिया गया वैसे ही किया गया, कैप्टन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, आप एक सिपाही साथ भेज दें ताकि वो हमें उनकी कोठी तक छोड़ आए, टाइगर ने कार्ड लेते हुए कहा। ये सिपाही आपके साथ जाएगा सर, कैप्टन ने एक तरफ खड़े हुए सिपाही से कहा। यस सर, इस सिपाही ने बाकायदा फौजी अंदाज में सल्यूट करते हुए कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया और ये सिपाही उसके पीछे था। टाइगर ने कार का उकबी दरवाज़ा खोला और सिपाही को सीट पर बैठने का इशारा किया तो सिपाही ने इमरान को जो शौकिल बना हुआ था बड़े मौतबाना अंदाज में सल्यूट मारा और खामोशी से लेकर इंतहाई मौतबाना अंदाज में उकबी सीट पर बैठ गया। इमरान खामोश बैठा रहा। ड्राइविंग सीट पर बैठा उसने कार आगे बढ़ा दी।
कॉलोनी बेहद वसी और अरीज थी और इसमें बनी हुई जो चीज़ें एक ही अंदाज की थीं लेकिन इंतहाई वसी और अरीज थी। सिपाही की रहनुमाई में वो काफ़ी देर तक कॉलोनी के अंदर सड़कों पर घूमने के बाद आखिरकार एक कोठी के गेट के सामने पहुंच गए। टाइगर ने सिपाही को वापस जाने का कहा और वो सलाम करके तेज़ी से वापस मुड़ गया। कॉल बेल बजाओ, इमरान ने कहा तो टाइगर ने आगे बढ़कर उस पे दरवाजे पर लगे हुए कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद छोटा फाटक खुला और एक यूनिफॉर्म पहने हुए फौजी बाहर आया। वो इंतहाई हैरत से इमरान की कार और टाइगर को देख रहा था। जनरल साहब से मुलाकात के लिए सीक्रेट सर्विस के लोग तशरीफ़ लाए हैं, टाइगर ने कहा। मगर जनरल साहब को तो इतला ही नहीं है, वरना वो मुझे इतला देते, सिपाही ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। सीक्रेट सर्विस के चीफ पेशगी इतला नहीं दिया करते। फाटक खोलो, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा। यस सर, यस सर, सिपाही ने जो बौखलाए हुए लहजे में तेज़ी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुला तो टाइगर वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार आगे बढ़ा दी। सफ़ेद रंग की एक बड़ी सी कार मौजूद थी जिस पर फौजी निशानात की प्लेटें लगी हुई थी। टाइगर ने कार पोर्च में ले जाकर खड़ी की तो इमरान दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। पूरी तरह होशियार रहना, हो सकता है कि ये शौकिल से वाकिफ़ हो या उसका दोस्त हो, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। तो उसने अस्बात में सर हिला दिया। वही फौजी फाटक बंद करके वापस आया। आइए जनाब, इधर ड्राइंग रूम में थे जनाब, सिपाही ने इमरान को कहते हुए कहा, जो कि गर्दन अकड़ाए इस तरह इधर उधर देख रहा था और उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे उससे जनरल शर्मा पर घिन आ रही हो कि वो ऐसी आम सी कोठी में रह रहा है। चंद लम्हों बाद उन्हें एक वसी लेकिन इंतहाई कीमती फर्नीचर से सजे हुए ड्राइंग रूम में बिठाकर वापस चला गया। ड्राइंग रूम में जनरल शर्मा की बहुत सी तस्वीर लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक लंबा और ठोस जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जबड़े बाहर को निकले हुए थे और सर कनपट्टियों वाले हिस्सों से अंदर की तरफ बढ़ा हुआ था। छोटे छोटे बाल ऊपर को उठे हुए थे। छोटी छोटी आंखें जो सांप की तरह चमक रही थी। छोटी की साख्त बता रही थी कि वो बेहद जालिम और बेहद बेरहम फितरत का आदमी है। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस और यहाँ मेरी कोठी में, और इस तरह क्या मतलब? इस आदमी ने अंदर दाखिल होते ही इंतहाई हैरान भरे अंदाज में इमरान और टाइगर की तरफ देखते हुए कहा। उसको तजस्सुस था और उसका अंदाज देखकर इमरान समझ गया कि इसने शागुल से इसका कभी टकराव नहीं हुआ, इसलिए वो इसे पहचान नहीं सका। जनाब शागुल, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस, टाइगर ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह, आप हैं। आपकी तारीफ़ें तो मैंने बहुत सुन रखी हैं, लेकिन आपसे कभी मुलाकात नहीं हो सकी। आपकी इस तरह अचानक आमद मुझे हैरान कर दिया है, जनरल शर्मा ने बड़े बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में कहा और इस तरह मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाया जैसे किसी बेतकल्लुफ़ दोस्त की तरफ मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाया जाता है। कैप्टन चंदर, इमरान ने मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाने की बजाय बड़े नहूसत भरे अंदाज में टाइगर से मुखातिब हुआ। यस सर, टाइगर ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। जनरल शर्मा से मेरी तरफ से मुसाफिया करो। उन्हें शायद मालूमात नहीं कि कानून के मुताबिक चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस सिर्फ सदर और वज़ीर आज़म से मुसाफिया कर सकता है और किसी से नहीं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हैं? मैं कमांडो फोर्स का जनरल हूँ, आप क्या समझते हैं? जनरल शर्मा ने इमरान की बात सुनकर एक से हाथ वापस खींचते हुए कहा और उसके चेहरे पर शदीद बरहमी के तासुरात उभर आए थे। जनरल शर्मा, मेरे नज़दीक तुम एक मामूली सिपाही से ज़्यादा कुछ नहीं। मैं सीक्रेट सर्विस का चीफ हूँ। मैं चाहूँ तो एक लम्हे में तुम्हें तुम्हारे ओहदे से मासूल करके जिंदा दफन कर दूँ। तुम सीक्रेट सर्विस के चीफ को क्या समझते हो? तुम्हें क्या लगता है कि सीक्रेट सर्विस का चीफ टटपूंछिया है कि तुम जैसे जनरलों से हाथ मिलाता फिरेगा? इमरान ने इंतहाई तलख लहजे में कहा तो गुस्से की शिद्दत से जनरल शर्मा का चेहरा यखलख्त आग की तरह तप उठा। उसकी आंखों में शोले निकलने लगे। आप मेरी ही कोठी में और मेरी इस तरह तौहीन कर रहे हैं। मैं CNC से बात करता हूँ, जनरल शर्मा ने गुस्से से कहते हुए आगे किया। इत्मीनान से बैठ जाओ, वरना चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस पर इस तरह शाउट करने की सज़ा मौत हो सकती है। बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारा अंडर सेक्शन कांचीपुर जजीरे पर क्या कर रहा है? इमरान ने इससे गुस्से से पूछा और उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। कांचीपुर जजीरे पर क्या मतलब? किस जजीरे की बात कर रहे हैं आप? जनरल शर्मा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कहा।
एतमीनान से बैठ जाओ। जनरल शर्मा, मैं सरकारी ड्यूटी पर हूँ, तुम दोस्ताना मुलाकात करने नहीं आया। मुझे इत्तला मिली है कि कमांडो सेक्शन किसी जजीरे पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एजेंट अली इमरान अपने साथियों समेत इस कार्रवाई में मुदाखलत करने के लिए यहाँ काफरिस्तान पहुँचा हुआ है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो जनरल शर्मा ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। वो अब कुर्सी पर बैठ गया था। कुछ देर तक तो वो बैठा अपने आप को नॉर्मल करता रहा। उसकी आंखें सुकड़ सी गई थी और इमरान इसका ये अंदाज़ देखकर भी इख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस अंदाज में आंखें सुकेड़ने का मतलब था कि जनरल शर्मा अपने जहन में कोई ऐसी कहानी तैयार कर रहा है जिससे चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस को मुतमईन किया जा सके। मुझे किसी इमरान या उसके साथियों के बारे में तो इल्म नहीं है, अलबत्ता समंदर में कई जजीरे ऐसे हैं जहाँ कमांडोज अपनी मखसूस कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। उन्हें आप मशकें कह लें। आप किसी जजीरे की बात कर रहे हैं? जनरल शर्मा ने इस बार नरम लहजे में कहा। काफरिस्तानी समंदर के अंदर कांचीपुरम जजीरा, जहाँ अगवाशुदा लड़कियों की मंडी लगती है, और कल ये मंडी लगनी है। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा तो जनरल शर्मा एक बार फिर चौंक पड़ा। लड़कियों की मंडी? ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? लड़कियों की मंडी का क्या मतलब? लड़कियां भेड़ बकरियां तो नहीं हैं जिनको मंडी लगा दी जाए? जनरल शर्मा ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। गो उसका अंदाज मसनूई था, लेकिन इमरान ने बड़े संजीदा अंदाज में जवाब दिया। मुझे यही इत्तला मिली थी। तुम जानते हो कि सीक्रेट सर्विस को कभी गलत नहीं कहते और वो कभी गलत होती भी नहीं, इसलिए मैंने फौरी तुमसे मुलाकात को ज़रूरी समझा। मैं चाहता तो तुम्हें सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर बुलवा कर तुमसे बात कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हें इज्जत दी है कि मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। इमरान ने कहा। आपकी मेहरबानी, जनरल शर्मा ने होंठ भींचते हुए कहा। इस जजीरे पर आपकी फोर्स मशकें कर रही है? इमरान ने कहा। हाँ, जनरल शर्मा ने जवाब दिया। कौन इंचार्ज है वहाँ का? इमरान ने पूछा। वहाँ कर्नल प्रदीप, जनरल शर्मा ने जवाब दिया। आप वहाँ खुद जाते रहते हैं? इमरान ने कहा। हाँ, अक्सर चेकिंग के लिए जाना पड़ता है, जनरल शर्मा ने कहा। कर्नल प्रदीप से बात कीजिए और उससे कहिए कि आप काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ समेत अभी और इस वक्त जजीरे पर पहुंच रहे हैं। मैं खुद जाकर हालात का मुआयना कर सकूं। जनरल शर्मा ने कहा। मैं कह रहा हूँ वो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? मैं कह रहा हूँ वो करें। आपको मालूम होना चाहिए कि सीक्रेट सर्विस के मिशंस में दिन रात का फ़र्क नहीं देखा जाता, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन इस वक्त वहाँ कैसे जाएंगे? फौजी और हेलीकॉप्टर पहले तैयार कराना पड़ता है, इंतजामात करना पड़ते हैं, जनरल शर्मा ने उसे टालते हुए लहजे में कहा। कहाँ से फ़ौजी हेलीकॉप्टर आप लेते हैं? इमरान ने कहा। फ़ौजी हवाई अड्डे से, जनरल शर्मा ने जवाब दिया। आप फ़ौजी अड्डे पर कॉल करके उन्हें कहें कि वो हेलीकॉप्टर यहाँ आपकी कोठी पर भेज दें। चलें, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करें, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। सॉरी जनाब, ये सब कुछ ज़ाब्ते के तहत होता है, इस तरह नहीं होता जिस तरह आप कह रहे हैं, इसलिए सॉरी, जनरल शर्मा ने सर्द लहजे में कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कैप्टन चंदर, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा, जो इस अंदाज के साथ ही बड़े मौतबाना अंदाज में उधर ही खड़ा था। जनरल साहब को बताओ कि सीक्रेट सर्विस के चीफ के खिलाफ वर्जी क्या मानी रखती है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। क्या कह रहे हैं आप? ये कौन है? ये मुझे क्या बता सकता है? जनरल शर्मा ने कहा। जनरल शर्मा ने हैरत भरे लहजे में उसको देखा, लेकिन दूसरे लम्हे टाइगर के हाथ में एक चौड़ी नार वाला पिस्तौल आया और फिर ठक की आवाज़ के साथ ही एक नीले रंग का गुब्बारा जनरल की नाक से टकराया और जनरल शर्मा यखलख्त इस तरह लड़खड़ा कर नीचे गिर गया और उसकी टांगों ने अचानक उसके जिस्म का वज़न उठाने से इनकार कर दिया। नीचे गिरकर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए तड़पा और फिर साकित हो गया। बाहर जाकर देखो, जो नजर आए उसे बेहोश कर दो, इमरान ने टाइगर से कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसको होश में लाने वाले महलूल की शीशी मुझे दे दो, उसने उठकर फर्श पर बेहोश पड़े हुए जनरल शर्मा की तरफ देखते हुए कहा तो टाइगर ने जल्दी से जेब से एक शीशी निकाली और उसको इमरान की तरफ बढ़ाकर वो वापस मुड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसने शीशी दरमियानी मेज़ पर रखी और फिर झुककर उसने जनरल शर्मा को उठाकर कुर्सी पर डाला और इसके जिस्म पर मौजूद गाउन को उसने उसी की तरफ काफ़ी नीचे तक झुका दिया। उसके बाद उसने मेज़ पर पड़ी शीशी उठाई और उसका ढक्कन हटाया और जनरल शर्मा की नाक से उसका महलूल लगा दिया। चंद लम्हों बाद इसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन लगाकर उसने शीशी को जेब में डाला और फिर इत्मीनान से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया।
चंद लम्हों बाद ही जनरल शर्मा के जिस्म में हरकत के तासुरात उभरे और फिर उसकी आंखें एक झटके से खुल गई। आंखों के चंद लम्हों बाद तक वो लाशऊरी कैफियत में रहा, लेकिन फिर शऊर उसका बेदार होते चला गया। उसने बेइख्तियार उठने और कांधों से लेकर अपने गाउन को ऊंचा करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। वो ना खड़ा हो सका और ना ही गाउन को ऊंचा कर सका। तुम कमांडो फोर्स के जनरल हो जनरल शर्मा, इसलिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस तरह तुम ना ही उठ सकोगे और ना ही गाउन ऊंचा कर सकोगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कौन हो? ये क्या है? क्या तुम वाकई ही सीक्रेट सर्विस के चीफ हो? जनरल शर्मा ने होंठ भींचते हुए कहा। हाँ, क्यों किया तुम्हें मेरे चीफ होने पर शक है? उसने कहा। यकीनन सीक्रेट सर्विस का चीफ इस तरह की कार्रवाइयाँ अपने फौज के जनरलों के खिलाफ नहीं कर सकता। तुम चीफ नहीं हो, तुम दुश्मन एजेंट हो, जनरल शर्मा ने चीखते हुए कहा। अगर मैं दुश्मन एजेंट होता तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि तुम्हें बेहोश करता? एक छटांग सीसा तुम्हारे सीने में उतार कर एतमीनान से वापस चला जाता। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर ये सब क्या है? तुम क्या चाहते हो? जनरल शर्मा ने होंठ भींचते हुए कहा। जनरल शर्मा, मेरी यहाँ अचानक आमद की एक ख़ास वजह है। तुम्हारे कारोबार की पूरी तफसील का इल्म हो चुका है। तुम कमांडो के सेक्शन को अपने साथ मिलाकर श्याम सिंह के साथ कारोबार करते हो और कांचीपुर मंडी का कारोबार तुम उधर कर रहे हो, और इसके साथ साथ तुम एक सिंडिकेट भी चला रहे हो, और इस सिंडिकेट की पूरी तफसील और काफरिस्तान की जड़ें उसमें फैली हुई हैं, और तुमने सिंडिकेट के ज़रिए इस वक्त काफरिस्तान में जराइम के किंग हो। मेरे पास सब सबूत मौजूद हैं। चाहता तो ये सब सबूत ले जाकर सदर और वज़ीर आज़म के सामने रख देता, और तुम खुद अंदाज़ा कर सकते हो तुम्हारा क्या अंजाम होता। लेकिन मैंने पहले तुमसे बात करना ज़रूरी समझा, और ये भी सुन लो कि मुझे तुम्हारे इस सिंडिकेट की कमाई से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, और ना ही मुझे इस मंडी कारोबार में से हिस्सा चाहिए। अलबत्ता मुझे इस मंडी से 2-3 लड़कियां चाहिए, अपनी पसंद की 2-3 लड़कियां, और इसके बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। बोलो, क्या तुम तैयार हो? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। कैसी लड़कियां? मेरे पास लड़कियां कहाँ से आई? तुम गलत कह रहे हो, और मेरा लड़कियों या लड़कियों की किसी मंडी से कोई ताल्लुक़ नहीं, जनरल शर्मा ने कहा। तो फिर मैं यही तुम्हारे सामने सदर और वज़ीर आज़म से बात करता हूँ। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ से कह दूँ कि वो जाकर कांचीपुरम से पर छापे मारे और तुम्हारे कमांडो को वहाँ से गिरफ्तार करें, और उसके बाद तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि क्या नतीजा निकलता है। इमरान ने घुराते हुए कहा। तो तुम यकीन करो, मेरा किसी मंडी से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अगर लड़कियां चाहिए तो इसका बंदोबस्त हो सकता है। श्याम सिंह मेरा दोस्त है, वो मेरा क्लास फेलो रहा है। मैं उसे कहकर तुम्हारे लिए लड़कियां मंगवा सकता हूँ, लेकिन मेरा इस धंधे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जनरल शर्मा ने जवाब देते हुए कहा। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और टाइगर अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ? इमरान ने पूछा। 4 मुलाजमीन थे, चारों ही ऑफ कर दिए गए हैं, टाइगर ने जवाब दिया। तो जनरल शर्मा भी इख्तियार चौंक पड़ा कि क्या कह रहे हो? मुलाजमीन को ऑफ कर दिया है? क्या मतलब? जनरल शर्मा ने चौंकते हुए कहा, ताकि तुम्हारे हलक से निकलने वाली चीखें ना सुन सकें, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो जनरल शर्मा भी इख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब है आखिर तुम्हारी इस बात का? जनरल शर्मा उसको देखने वाला हो रहा था। इस लम्हे इमरान ने जेब से रिवॉल्वर निकाल दिया। सुनो जनरल शर्मा, आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम ताउन करते हो या नहीं, वरना दूसरे लम्हे में तुम्हारे दिल में एक गोली उतर जाएगी, और बड़े एतमीनान से कह दूंगा कि तुमने मुझे गोली मारने की कोशिश की। नतीजा ये कि तुम मेरे हाथों मारे गए, और चूंकि मैं काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ हूँ, इसलिए मेरी बात पर सबने एतबार कर लेना है। इमरान ने घुर्राते हुए कहा। मुझे गोली मार दोगे? मगर क्यों? जनरल शर्मा ने कहा, जैसे उसे इमरान की बात पर सिरे से यकीन ना आ रहा हो। तुम ताउन जो नहीं कर रहे। मुझे लड़कियां चाहिए, और अपनी पसंद की लड़कियां चाहिए। बोलो, कर्नल प्रदीप से बात करो, फिर फौजी अड्डे से यहाँ हेलीकॉप्टर मंगवाओ और हमारे साथ इस जजीरे पर चलो। मैं वहाँ से अपनी मर्जी की 2-3 लड़कियाँ पसंद करूँगा,
پھر اس ہیلی کاپٹر پر سوار کر کے ہم واپس آ جائیں گے۔ ہیلی کاپٹر واپس اسی کوٹھی پر اترے گا، ہم لڑکیاں لے کر کار میں واپس چلے جائیں گے اور سب کچھ بھول جائیں گے، ورنہ دوسری صورت یہ ہوگی کہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا اور تمہارے کاروبار کے سارے راز میں حکومت کے سامنے رکھ دوں گا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا تو اس کی آنکھوں میں یکلخت چمک سی ابھر آئی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، جو بالکل ویسے ہی جیسے تم کہو گے، جنرل شرما نے تیز لہجے میں کہا تو عمران مسکرا دیا۔ سمجھ گیا تھا کہ جنرل شرما کیوں رضامند ہو گیا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ جنرل شرما نے یہ سوچا ہوگا کہ جب وہ جزیرے پر جائے گا تو وہاں جنرل شرما اپنے کمانڈوز کو کہہ کر ان دونوں کو آسانی سے ہلاک کرا دے گا۔ تم نے عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے، اپنی زندگی بھی بچا لی ہے اور کاروبار بھی۔ بولو، کس طرح بات کرتے ہو کرنل پردیپ سے، فون پر یا کسی اور چیز پر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ Like, comment, share, press the bell icon